जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि आज की जो क्लास होने वाली है उस क्लास में हम क्लास 12th की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो करेंगे। तो एक एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसको शुरुआत से हम कंप्लीट करेंगे और ये रिवीजन क्लासेस हैं, ये ध्यान रखना। ये हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है 2 मंथ का जो है समय बचा हुआ है। 2 मंथ का जो है समय है और ये जो है हमारी रिवीजन क्लासेस होंगी क्लास 12th की बायोलॉजी के लिए। इसको हम 2 महीने में कवर करेंगे और ताकि आपका रिवीजन बराबर होता रहे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तो हम एक एक टॉपिक करके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और हमारे पास जो है आपकी अनसॉल्व भी है, तो हम आपके अनसॉल्व भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आपकी अनसॉल्व भी है, तो क्लास 12th की बायोलॉजी की उस अनसॉल्व को भी जो है हम सॉल्व करवाएंगे। तो अनसॉल्व से देखकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। तो इस प्रकार जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज पहला चैप्टर है कि आपका जो 12th की बायोलॉजी में सिलेबस में है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, है ना। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम इसमें आज देखने वाले हैं। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें पता चले कि आप लोग जो है हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। और इस चैप्टर में जब शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत करने से पहले हम एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। और इसके पहले आप लोगों ने जो सिलेबस में आपके चैप्टर था वो था जनन क्या होता है ना, कि जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो आपको पता होगा। तो बेसिक थोड़ा देख लेते हैं कि जनन होता क्या है। तो जनन में कि आप लोगों ने जो है देखा होगा, पढ़ा होगा पहले, जो अब तो नहीं है, आपके सिलेबस में हट गया है। तो 2 प्रकार के जो है जनन होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन 2 प्रकार के जो है जनन होते हैं, है ना। लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चीज़ें आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा, है ना। जीवों में जनन कैसे होता है, तो पहले चैप्टर था आपके सिलेबस में, लेकिन अब हट गया है। तो इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें 2 जो है विपरीत लिंगी जीवों की आवश्यकता होती है। क्या होती है, 2 विपरीत लिंगी जीवों की, 2 विपरीत लिंगी जीवों का होना आवश्यक होता है, होना आवश्यक होता है। और लेकिन इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें जो है ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है ना, ऐसा इसमें कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो लैंगिक जनन है, जितने भी मैमल्स वगैरह हैं, स्तनधारी जो जीव जंतु हैं, उनमें जो है लैंगिक जनन होता है। क्या होता है कि इसमें एक नर और एक मादा, यानी 2 विपरीत लिंगी, मतलब क्या हुआ कि एक क्या होना चाहिए, एक नर हो और दूसरा क्या हो, मादा हो, एक मेल हो और दूसरी क्या हो, फीमेल हो। इनका होना जो है लैंगिक जनन में ज़रूरी होता है। तभी जो है क्या होते हैं कि उनकी जो है पृथ्वी पर जो उनकी पीढ़ियां हैं वो लगातार जो है चलती रहती हैं। नहीं तो अगर जनन ना हो तो उनका जो है अस्तित्व जो है समाप्त हो जाए। जनन किस लिए ज़रूरी होता है, जनन इसीलिए ज़रूरी होता है कि उनका जो है अस्तित्व जो है पृथ्वी पर बना रहे, जो इनका पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है वगैरह है, ये बराबर जो है बनी रहे, अपने समुदाय में जनन करते रहें। लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जो है विपरीत लिंगी जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि एक जीव होता है, वो एक जीव क्या करता है, अपनी सेल को एक जो है विभाजित करता है, टूट के सेल अलग होती है और एक नई जो है संतान का निर्माण हो जाता है एक ही जीव से, है ना। यहाँ सिर्फ एक जीव की आवश्यकता होती है जिससे नई संतान का निर्माण हो जाता है ना। जैसे अमीबा की बात करें, है ना, हाइड्रा की बात करें, तो ये क्या करते हैं कि अपने शरीर से ही एक अंग अलग करते हैं, उस अंग से जो है सेम फोटोकॉपी जैसी एक नए जीव का जन्म हो जाता है। तो ये तो जीवों में जनन है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन जनन होता क्या है, तो बेसिक चीज़ें हमने जो है इसमें देख ली हैं कि जनन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ताकि आगे जब हम बात करें
तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, है ना, समझने में। तो इसलिए जो है हमें ये जानना जरूरी था। अब हम देखते हैं कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन क्या होता है ना। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, आपका जो चैप्टर है सिलेबस का वो यही है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये आपका जो है पहला चैप्टर है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं पुष्प की संरचना, है ना। क्लास ये थोड़ी छोटी रहेगी, बाकी नेक्स्ट क्लास जो है हम टाइमिंग बढ़ाते रहेंगे ताकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है एक बार रिवीजन के अनुसार जो है, ताकि बोर्ड के पहले आपका पूरा रिवीजन हो सके। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, तो हम आज सिंपल देखते हैं कि पुष्प की संरचना क्या है ना। तो जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना क्या है, पुष्प की बनावट क्या है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। तो जितने भी हमारे जो एंजियोस्पर्म होते हैं, यानी कि जो आवृत बीजी, जो आवृत बीजी जो पौधे होते हैं या आवृत बीजी जो पुष्प होते हैं जिनमें बीज होते हैं, जिनके बाहर क्या होता है, आवरण लगा हुआ होता है और उनके बीच में आवरण पाया जाता है, तो वहाँ जो है कैसे बनते हैं, ये पुष्प की संरचना जब हम पढ़ेंगे तो वहीं से जो है तैयार होते हैं। तो उनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वहाँ पर जो है उनमें पाए जाने वाले बीजों के ऊपर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है एंजियोस्पर्म में। तो उसमें उनके जो बीज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो पुष्प की जो पूरी संरचना है, उस पूरी संरचना के बाद जो है क्या बनता है, फल बनता है, फ्रूट बनता है। और उस फ्रूट के ऊपर क्या होते हैं, एक लेयर बनी हुई होती है। अगर आम की गुठली आप देखे होंगे तो आम की गुठली के ऊपर जो है 2 लेयर होती हैं। एक तो मेन जो एम्ब्रियो भ्रूण होता है सबसे सेंटर में होता है, उसके ऊपर एक पतली झिल्ली नुमा जो है वाइट कलर की जब सूख जाती है तो वाइट कलर की जो है झिल्ली आपको दिखेगी पतली पतली, और उसके ऊपर एक कठोर आवरण जो है घिरा हुआ होता है बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षा और अच्छा उसकी करने के लिए, ताकि एक नया पौधा जो है निकल सके जब भी नमी उसको मिले। तो इसलिए जो है उसको बीज को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो जितने भी आपके आवृत बीजी पुष्प होते हैं, पौधे होते हैं, उसमें जो है पुष्प की संरचना पूरी फॉलो करते हैं। उसके बाद जो है फल बनता है, फ्रूट बनता है। तो हम शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन है, इसमें हमें पढ़ना क्या है। पढ़ने का मतलब क्या है कि चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि अंत में ये ना पता चले कि कोई हेडिंग छूट गई है। तो हेडिंग ना छूटे उसके लिए हम एक बार शुरू में ही क्या करते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ओवरव्यू में क्या देखेंगे, तो इसमें हमें पढ़ना है क्या है, पुष्प की संरचना, है ना। पुष्प की संरचना, सबसे पहले हम पुष्प की संरचना देखेंगे, है ना। बाकायदे एक्सपेरिमेंट के साथ हम आपके लिए जो है ये रोज़ लेकर आए हैं, है ना। तो इसको देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस भाग को क्या बोलते हैं, ये हम देखेंगे। तो इसमें जो है पुष्प की संरचना जो है वो देखते हैं, तो लैंगिक जनन की प्रावस्था के आधार पर जो है पुष्प की संरचना हम देखते हैं, लैंगिक जनन की प्रावस्था के आधार पर। तो शुरुआत कहाँ से होगी, लैंगिक जनन की प्रावस्था के आधार पर पुष्प की संरचना देखेंगे। लैंगिक जनन की प्रावस्था के आधार पर लैंगिक जनन की प्रावस्था के आधार पर जो है पुष्प की संरचना कैसी होती है। तो प्रावस्थाएं, 3 प्रकार की प्रावस्थाएं पाई जाती हैं आवृत बीजी पुष्पों में। तो कौन कौन सी, तो निषेचन पूर्व प्रावस्था, अगर हम पहली प्रावस्था की बात करें तो वो हो जाएगी क्या, निषेचन पूर्व प्रावस्था, निषेचन पूर्व प्रावस्था, निषेचन पूर्व प्रावस्था, है ना। और निषेचन मतलब जब भी बीज से जब भी कोई पौधा निकलेगा, पौधे से जो है आगे फ्लावर बनेंगे, तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो प्रावस्था होती है वो स्टेज आएगी। इसके बाद जो है निषेचन आता है,
है ना। ये पहली प्रूव हो जाएगी, उसके बाद फिर निषेचन होगा, निषेचन होगा, और इसके बाद जो प्रावस्था आती है वो निषेचन के पश्च, यानी कि निषेचन पश्च प्रावस्था, निषेचन पश्च प्रावस्था, निषेचन पश्च जो है प्रावस्था। 3 प्रावस्थाएं जो है हमें देखने को मिलती हैं पुष्पी पादपों में, है ना, जो एंजियोस्पर्म जो है प्लांट होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो निषेचन पूर्व प्रावस्था होगी, इसमें जो है क्या क्या होता है कि सबसे पहले इसमें क्या होगा कि इसमें जो है नर युग्मक का निर्माण होगा। किसका? नर युग्मक का निर्माण होगा, है ना, नर युग्मक का निर्माण होगा। और दूसरा क्या होगा? मादा युग्मक का निर्माण होगा, है ना, नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा युग्मक का निर्माण होगा। और जो फिर क्या होगा इसमें, जब भी इन दोनों का निर्माण हो जाएगा, फिर जो इसमें एक प्रक्रिया आएगी परागण की, है ना, पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं, तो परागण की प्रक्रिया होगी इसमें। ठीक है, तो 3 चीज़ें होंगी निषेचन के पूर्व, यानी कि जब भी फर्टिलाइजेशन होगा उसके पहले 3 जो है होंगी। तो पहला क्या होगा कि नर युग्मक का निर्माण होगा, और दूसरा क्या होगा? मादा युग्मक का निर्माण होगा। तीसरा जो है फिर जब दोनों युग्मकों का निर्माण हो जाएगा तो फिर परागण की प्रक्रिया होगी, पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन, ताकि निषेचन हो सके, आगे इस प्रावस्था तक पहुंच सकें। तो इसमें क्या होता है, जो नर युग्मक का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन बोलते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लघु बीजाणु जनन। बहुत सिंपल है, हम बात करेंगे इसकी, लघु बीजाणु जनन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो मादा युग्म का निर्माण होता है उसे बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, ये आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है, बोर्ड के सिलेबस के अनुसार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो निषेचन के पूर्व प्रावस्था में क्या होता है कि लघु बीजाणु जनन का निर्माण होता है और गुरु बीजाणु जनन का निर्माण होता है। जब इन दोनों युग्मकों का निर्माण हो जाता है, नर और मादा, फिर जो है इनमें क्या होता है? परागण की प्रक्रिया होती है। अब ये हो गया। इसके बाद जो है आती है निषेचन की प्रावस्था। निषेचन की प्रावस्था जब होती तो इसमें क्या होता है? द्वि निषेचन होता है। द्वि निषेचन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे कि द्वि निषेचन होता क्या है। कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, कई बार के बहुत बार पूछा गया है कि द्वि निषेचन क्या है, तो इसको भी हम देखेंगे कि निषेचन जो होता है उसके बाद निषेचन होगा, द्वि निषेचन क्या होता है। इसके बाद आगे क्या है? निषेचन पश्च प्रावस्था, यानी कि जब निषेचन हो गया है तो उसके बाद क्या होगा? तो निषेचन क्या होगा? निषेचन पश्च प्रावस्था के बाद क्या होता है? जब भी निषेचन हो जाता है, यहाँ द्वि निषेचन हो गया, तो निषेचन के बाद क्या होगा? यहाँ जो है क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है ना, युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होगा। और इस युग्मनज का निर्माण के बाद क्या होता है? युग्मनज का जब निर्माण होगा तो यहाँ बनेगा भ्रूण, है ना, एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनेगा, यानी जिसको हम इंग्लिश में एम्ब्रियो बोलते हैं, एम्ब्रियो का निर्माण होगा। और इस एम्ब्रियो के निर्माण के बाद जो क्या होगा? धीरे धीरे क्या बनता है? पहले क्या बनेगा? फूल बनेगा, है ना, फूल के बाद क्या बनेगा? फल बनेगा, है ना, फूल बनेगा यानी कि फ्लावर बनेगा, और जो है फ्रूट बनेगा। ये सारी प्रावस्थाएं जो है होती हैं। इस पूरे चैप्टर में हमें इतना पढ़ना है कि क्या क्या होता है। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या नहीं आने वाली है, बहुत सिंपल भाषा में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। तो हमने क्या देखा अभी तक कि हमने ओवरव्यू देखा इस चैप्टर का, पुष्प की संरचना, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर की। और इसमें पुष्प की संरचना में हम देखते हैं प्रावस्था के आधार पर जो है जनन कैसे होता है, लैंगिक जनन, जिसमें निषेचन के पूर्व प्रावस्थाएं, 3 प्रावस्थाएं होती हैं, जिसमें पहले क्या होगा? निषेचन के पहले क्या होगा कि किसी एक नर युग्म का निर्माण होगा। लैंगिक जनन में जरूरी होता है कि 2 विपरीत जो है जीव हों, 2 विपरीत लिंगी जीव हों, तो विपरीत लिंगी का होना जरूरी है। तो सबसे पहले किसका निर्माण होगा? नर युग्मक का निर्माण होगा, और उसका मादा युग्मक का निर्माण होगा। जो नर युग्मक का निर्माण होगा उसको बोलते हैं लघु बीजाणु जनन, है ना, लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। और मादा युग्मक का जो निर्माण होगा उसे गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। जब इन दोनों युग्मकों का निर्माण हो जाएगा तो क्या होगा? पॉलिनेशन, है ना, परागण की प्रक्रिया होगी, कि ताकि निषेचन हो सके। निषेचन होगा तो आगे नई संतानें जो है
बनेगी, नई संतान का निर्माण होगा। अब इन प्रक्रिया के बाद जो है दूसरा जो है यहाँ पर निषेचन होता है। कौन सा? द्विनिषेचन। लैंगिक जनन में द्विनिषेचन होता है ना। यहाँ द्विनिषेचन होगा, उसके निषेचन के पश्चात क्या होगी? जब भी निषेचन हो जाएगा फिर क्या होगा कि युग्मनज का निर्माण होगा, है ना। मिलेंगे नर और मादा के जो है मिलेंगे, उसके बाद स्पर्म मिलेंगे, फिर आगे क्या होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज से फिर जो है भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद जो है फूल बनेगा, भ्रूण से फूल बनेगा, फूल से फल बनेगा। यहाँ तक पूरी प्रक्रिया जो है इस जो है पुष्पी पादपों में जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ये ओवरव्यू है। आप क्या करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्योंकि हाँ अंत में जब हम चैप्टर के अंत की ओर पहुँचे ताकि आपको पता चले कि इसमें कुछ छूटा तो नहीं है कि हमने कुछ छोड़ दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं होता है कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी जो है चीज़ें हैं तो हम अच्छे से देखेंगे। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो आप एक कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट करते चलिए ताकि हम जो है आगे पूरी प्रोसेस जो है कर सकें, है ना। हम विद प्रैक्टिकल देखेंगे थोड़ा बहुत, है ना, प्रैक्टिकल करते हुए चलेंगे ताकि बिना प्रैक्टिकल के, बिना जो है अनुभव के हम किसी चीज़ को आसानी से सीख नहीं सकते हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी होता है और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो अब क्या करते हैं, अब हम उठाते हैं कि पुष्प ये उठाएंगे, एक पुष्प में देखेंगे कि उसके कितने भाग होते हैं और किस भाग को क्या नाम दिया गया है ना। किस भाग को क्या नाम दिया गया है। जैसे आपको ये रोज़ दिख रहा होगा, है ना। हम क्या करते हैं कि किसी को प्रपोज करना होता है या किसी को गिफ्ट करना होता है, बढ़िया जो है पकड़ के जो है ऐसे गिफ्ट कर देते हैं। तो ये बहुत सुंदर जो है हम आपके लिए गुलाब लेकर आए हैं, रोज़ है, बहुत सुंदर है। 2 हैं और मिले नहीं अभी, गुड़हल मिलता तो और अच्छा था, गुड़हल मिला नहीं भी, तो बहुत सुंदर है। हम इसमें देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखेंगी, है ना। नॉर्मली तो हम लोग क्या देखते हैं कि तोड़ लेते हैं और जो है किसी को जो है पकड़ा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं। यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या क्या होता है। नहीं तो पुष्प तो बहुत से लोगों ने देखे होंगे, है ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, है ना, फिर भी नहीं पता चलता कि किसको क्या कहते हैं, किस भाग को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे हमने छोटा कर दिया है, कलियाँ थोड़ी निकाल दी हैं ताकि समझने और समझाने में आसानी हो। ये पुष्प है आपका, तो इस पुष्प को जो है आप देखिएगा, बहुत अच्छा सुंदर है। प्रपोज मार दें किसी को पकड़ा दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि पुष्प की जो संरचना है, कि पुष्प की संरचना कितने भागों से मिलकर बनी हुई होती है। पुष्प की संरचना कितने भागों से मिलकर बनी हुई होती है। तो मुख्यतः जो है पुष्प की जो संरचना है वो 4 भागों से मिलकर बनी होती है। जो पुष्प की संरचना है ये मुख्यतः क्या होती है कि 4 भागों से मिलकर बनी होती है। कितने? 4, मुख्यतः 4 भागों से, 4 भागों से मिलकर बनी होती है। बनी होती है पुष्प जो होता है उसमें मुख्यतः 4 भाग होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब क्या है कि इसमें पुष्प बनाते हैं, है ना, फिर जो हम लेकर आए हैं उस पर हम देखेंगे कि वो क्या क्या किस भाग को क्या बोलते हैं। तो सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे अगर भाग बनाए हम तो ऐसा भाग जो है बना हुआ होता है ना। तो ऐसा भाग जो है पुष्प का नीचे वाला हिस्सा बना हुआ होता है। इसके बाद जो है यहाँ से जो है एक ऐसे जो है संरचना नहीं बना, ऐसी संरचना होती है और जो है एक संरचना ऐसे होती है, ऐसे, है ना। ये 2 संरचनाएं होती हैं। तो इसमें जो है आपका जो ये वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पुष्प अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्प अक्ष। पुष्प अक्ष, पुष्प अक्ष बोलते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है ये, है ना, जिसपे क्या होता है पूरा पुष्प जो है टिका हुआ होता है, इसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पुष्पासन, यानी कि पुष्प का आसन, जिस पर जो है पूरा पुष्प जो है क्या है, टिका हुआ है ना। जैसे अगर रोज की बात करें तो ये सारी चीज़ें जो ये है जिसको हम पकड़ रखे हैं नीचे, ये क्या है, ये पुष्प अक्ष है जिसको हमने पकड़ रखा है, ठीक है। और इसके बाद जो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है, इनको हटा दें, ये भी नहीं, इसके अंदर आप और देखेंगे तो वो टिका हुआ, ये सारा जो हिस्सा पुष्प का ऊपर वाला हिस्सा है ये टिका हुआ है उस पर, उसके ऊपर, जिसके ऊपर टिका है उसे ही बोलते हैं पुष्पासन बोलते हैं। और इसके बाद जो है ये जो एरिया है ना, जो ये एरिया है इसे क्या बोलते हैं, ये जो एरिया है ना, ये पूरा, इस भाग को, ये दोनों तरफ होते हैं, इन भाग को क्या बोलते हैं, जो है बाह्यदल, सेपल बोलते हैं, है ना। अगर एक है तो सेपल बोल देंगे, क्या बोलेंगे, बाह्यदल, बाह्यदल। और अगर एक है ना, अगर एक है तो इसे बोलते हैं बाह्यदल, सेपल। और लेकिन अगर बहुत सारे हैं, जैसे अगर इसमें बात करें, रोज में बात करें, तो इसमें जो है आपको बहुत सारे दिखेंगे, ये सारे हिस्से, है ना, ये बहुत सारे, इसमें एक नहीं बहुत सारे हैं ये, तो इनको क्या बोलते हैं, अगर एक रहेगा तो बाह्यदल बोलेंगे, और इसमें बहुत सारे हैं, है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, बाह्यदल पुंज बोलते हैं। अगर बहुत सारे हैं तो बाह्यदल पुंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज बोलते हैं, कैलिक्स जिसे बोलते हैं, कैलिक्स, बाह्यदल पुंज बोलेंगे। अगर एक है क्या बोलेंगे, बाह्यदल बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। अगर बहुत सारे हैं, जैसे गुलाब है तो गुलाब में जो है बहुत सारे आपके जो है ये पाए जाते हैं, बाह्यदल पुंज पाए जाते हैं, बहुत सारे सेपल इसमें होते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हम पकड़ते हैं पुष्प अक्ष होता है, उसके ऊपर जो टिका हुआ होता है, आसन बना हुआ होता है जिसपे पूरा पुष्प जो है टिका हुआ होता है, तो उसे पुष्पासन बोलते हैं। और पुष्प को प्रोटेक्ट करने के लिए जब पुष्प जो है एक कली के रूप में खिल रहा होता है तो उसको कवर रखते हैं, और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के बाद जो है अंदर कली जो होती है उसको पोषण देते रहते हैं। तो ये पहले क्या था कि जब ये कली था तो इसको बंद रखा था इसने, जो हरा वाला ग्रीन वाला पार्ट है इसको बंद रखा था कि, और बाहर से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्रकाश दे रहा था। अगर ये खुला रहता तो जो है कली खिल नहीं पाती अच्छे से, है ना, पूरा प्रोसेस हो नहीं पाता। तो ये सारी चीज़ें जो है, और ये भाग जो होते हैं, जो बाह्यदल होता है ये क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है ना। बाह्यदल जो होता है ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, यानी हरा ये होता है। तो ये सारी जो है इसका पुष्प की जो नीचे की संरचना है। अब इसके बाद देखते हैं कि आपको जो है बहुत सारे जो है क्या दिखेंगे, पेटल वगैरह दिखेंगे, है ना, बहुत सारे पेटल वगैरह दिखेंगे, है ना। जैसे अगर इसकी बात करें, ऐसे करके बहुत सारे पेटल जो है आपको दिखेंगे, इन्हें ये पेटल होते हैं बहुत सारे। जैसे इसमें देखेंगे तो इन्हें क्या बोलते हैं, अगर एक है तो इसे क्या बोलते हैं, दल, दल बोलते हैं, ना कि पेटल बोलते हैं, है ना। अगर एक है तो दल बोलेंगे, दल बोलेंगे, पेटल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अगर बहुत सारे हैं तो दलपुंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दलपुंज, दलपुंज। अगर एक है दल बोलेंगे, और बहुत सारे हैं तो क्या बोलेंगे, दलपुंज बोलेंगे, जिसे कोरोला कहते हैं इंग्लिश में, कोरोला, ठीक है, कोरोला बोलते हैं। अब इसमें कौन सा, ये वाला जिसकी बात कर रहे हैं हम दल है, तो ये जो पंखुड़ियाँ हैं, ये सारी पंखुड़ियाँ जो हैं, ये सारी पंखुड़ियाँ, ये क्या हैं, ये सारी पंखुड़ियाँ जो हैं क्या हैं, दल हैं, है ना। हमने क्या देखा कि जो हमने पकड़ रखा है ये पुष्प अक्ष है, और इसके नीचे जो जिस पर ये पूरा पुष्प टिका हुआ है ये पुष्पासन है, और इसके ऊपर जो है ये जो हिस्सा है जिसने क्या करता है, जो क्या करता है, ग्रीन कलर का होता है, और जब कली के रूप में पुष्प होता है तो उसको प्रोटेक्ट किए रखता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से उसको पोषण भी देता है। तो ये भी ग्रीन कलर का होता है, और इसे क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं। अगर बहुत सारे हैं और एक है तो बाह्यदल बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। इसके बाद जो पंखुड़ियाँ होती हैं, यानी कि कलियाँ जो होती हैं, है ना, सॉरी कलियाँ क्यों बोलेंगे, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, इन पंखुड़ियों को क्या बोलते हैं, एक है तो दल बोलेंगे, और बहुत सारी हैं तो दलपुंज बोलेंगे, यानी कि एक होगी पेटल बोलेंगे, और जो बहुत सारी होंगी तो उसे कोरोला बोलेंगे। तो ये जो है दो भाग हो गए, है ना, मतलब ये इतना हो गया। इसके बाद जो आपके और अंग होते हैं, तो जिसमें से आप देखेंगे कि ऐसे जो है हिस्से जो है निकले हुए होते हैं, है ना, ऐसे हिस्से जो है निकले हुए होते हैं, ऐसे
निकले हुए होते हैं। अब इनको क्या बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, कोई पुष्प होता है जिसमें ये क्या होते हैं, एक या एक से अधिक होते हैं। एक तो बहुत मुश्किल से एक होता है, लेकिन ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, वो अगर जो है ये क्या है, ये मतलब ये क्या होते हैं, इन्हें पुंकेसर बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, है ना। ये पुंकेसर बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर जिसे स्टेमन बोलते हैं, है ना। अगर एक है तो पुंकेसर बोलेंगे, और अगर बहुत सारे हैं तो क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, एंड्रोसियम, है ना, पुमंग, ये याद रखना, पुमंग, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, पुमंग बोलते हैं। ये कौन सी संरचना होती है, तो ये नर जननांग की संरचना होती है। कौन सी, नर वाला भाग होता है, ये नर जननांग की संरचना होती है। ये सारे क्या होते हैं, नर जननांग होते हैं। तो ये जो हिस्सा होता है, और ये पुष्प में आपको इसमें नहीं, अगर इसमें भी है, अगर आपको गुड़हल का पुष्प दिखाया जाए तो गुड़हल में तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ आपको अगर पुष्प दिख रहा होगा तो इसमें जो येलो कलर वाले हैं, ये येलो पीले पीले जो हैं, आप रोज़ उठाएंगे तो उसमें देखेंगे जो पीले पीले वाले हैं, ये क्या हैं, यही हैं आपके जो पुंकेसर हैं, है ना, एंड्रोसियम, जो पुमंग वगैरह बहुत सारी, और ये नर वाला भाग होता है। और ये ज़्यादा क्यों होते हैं, है ना, जबकि मादा वाला अगर आप देखेंगे सेंटर में जो है मादा वाला है, लेकिन वो कम है, लेकिन नर भाग ज़्यादा हैं। तो पुंकेसर क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो पॉलिनेशन होता है तो बहुत सारे जो है पॉलिनेशन अलग अलग प्रकार से होता है, कि हवा चली, हवा के माध्यम से तो नर भाग मादा भाग पे पहुँचे नहीं पहुँचे, है ना, या किसी पक्षी आया बैठा, कोई पक्षी, उनके पैर में चिपकने बाद दूसरे तक गए, पता नहीं पहुँचे कि नहीं पहुँचे, और ऐसे इस प्रकार जो है बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसीलिए जो है किसी भी पुष्प में जो है नर वाले भाग जो है ज़्यादा होते, ताकि ये क्या कर सकें, पॉलिनेट कर सकें, यानी कि पॉलिनेशन अच्छे से हो जाए और ये मादा वाले भाग तक पहुँचे और वहाँ जो है क्या करें, निषेचन कर सकें। तो ये जो है क्या होते हैं, ये किसी भी पुष्प में जो है 2 या 2 से अधिक होते हैं, है ना, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि पॉलिनेट करने के लिए इन्हीं का जो है महत्व ज़्यादा है। ये नहीं होंगे या कम होंगे तो जो है अच्छे से पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद जो है एक भाग और होता है जिसे क्या बोलते हैं, मादा जननांग। अगर सेंटर में हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर जो है मादा भाग जो है निकला हुआ होता है, मादा वाला भाग जो है यहाँ, ये मादा वाला भाग होता है। इसको क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं स्त्री केसर, यानी कि कार्पेल बोलते हैं, है ना। अगर इसकी बात करें, थोड़ा इसको सही करते हैं, इसको जो है और राउंड करते हैं, तो ये मादा वाला भाग जो है होता है, इसे क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। वो पुंकेसर हो गया, ये स्त्री केसर हो गया। कार्पेल इंग्लिश अगर लिखें तो कार्पेल होता है ना, इसको कार्पेल बोलते हैं। और अगर वैसे तो ज़्यादातर सिंगल होता है, और इसे पूरे भाग को क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। मादा जननांग को क्या बोलते हैं, मादा जननांग को, मादा जननांग को क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं, यानी गाइनोसियम कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है एक पुष्प की संरचना है, हमने पुष्प की संरचना देखी है। तो वही चीज़ बात करें कि ये पूरा पुष्प है, इस पुष्प के हर एक भाग को जो है अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जिसको हम पकड़ के किसी को प्रपोज करते हैं तो उसे पुष्प अक्ष बोलते हैं, और महक रहा है तो जो है काम बन जाता है। अब दूसरा क्या है कि ये पुष्प जो है जिस आसन के ऊपर टिका हुआ है उसे पुष्पासन बोलते हैं। और इस पुष्पासन को चारों ओर से जो है क्या है, जब ये पुष्प पूरा खिला नहीं होता है तो कली होती है, कली को ये जो है दल जो है, बाह्य दल जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको कवर किए रहते हैं। और ये पुष्प अक्ष और जो कैलिक्स हैं, बाह्य दल हैं, बाह्य दल पुंज जो है ये ग्रीन कलर का होता है। इसके बाद क्या है कि बहुत सारे जो है दल होते हैं, पेटल होते हैं,
जिन्हें जो है बहुत सारे होंगे तो उन्हें दलपुंज बोलते हैं, है ना, पंखुड़ियाँ जो बोलते हैं। अब ये क्या है, ये पंखुड़ियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, कलर होते हैं, कि अक्सर कहा जाता है कि जो दिन में खिलने वाले पुष्प हैं वो कलरफुल होते हैं। दिन में खिलने वाले पुष्प क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, लेकिन जो रात है, रात के जो पुष्प होते हैं वो ज़्यादातर सफ़ेद होते हैं। क्योंकि दिन में बहुत सारे जो परागण करने वाले, पॉलिनेट करने वाले जो जीव जंतु होते हैं या पशु पक्षी होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो दिन में उनको दिखाई देती हैं, और जो है अच्छे से जो है इनके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं जाता, तो ये कलरफुल होते हैं, ताकि अपनी तरफ क्या कर सकें, ये पुष्प आकर्षित कर सकें, और आकर्षित करने के बाद जो है उनके साथ जो है परागण की क्रिया कंप्लीट कर सकें। तो ये चीज़ें जो है, दिन वाले पुष्प जो है ज़्यादातर कलरफुल होते हैं, रात वाले पुष्प जो है ज़्यादातर वाइट ही होते हैं, सफ़ेद होते हैं, यानी कि कलरलेस होते हैं कहा जा सके, तो वो सफ़ेद होते हैं। वो सफ़ेद का मतलब क्या है, लेकिन उसमें क्या होती है, महक ज़्यादा होती है। वो अपनी सुगंध के माध्यम से जो है किसी भी जीव को क्या कर सकते हैं, किसी भी कीटों को या कोई भी इंसेक्ट वगैरह उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो उनको आकर्षित करते हैं, जिसके माध्यम से क्या कर सकें, वो अपना परागण कर सकें, अपना अस्तित्व बनाए रख सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है हैं। तो इसमें क्या है कि हमने क्या देखा कि पूरा पुष्प जो है, पुष्प की जो पूरी संरचना है, तो कहते हैं पुष्प 4 भागों से बना है, जिसमें पुष्पासन हो गया, बाह्य दलपुंज हो गया और दलपुंज हो गया, है ना, सॉरी क्या, दलपुंज हो गया और बाह्य दलपुंज हो गया, उसके बाद पुंकेसर और स्त्री केसर है। तो ये जो है मुख्य भाग हैं, है ना। तो ये सहायक अंग होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं कि जो आपके बाह्य दल हैं, जो बाह्य दल और दल हैं, है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों हिस्सों को क्या बोलते हैं, सहायक अंग होते हैं, है ना, सहायक अंग बोलते हैं इनको। और जो स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मुख्य अंग होते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से जो है आगे जो आने वाली जो पीढ़ी है वो चलती है। वो पॉलिनेट करते हैं, नर और मादा दोनों मिलके, और उसके बाद जो है क्या करते हैं, ये पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन करने के बाद जो है आगे क्रिया होती है और नया जो है पुष्प बनता है। ये सारी क्रिया तो आपको समझ में आ गया होगा, आपने इसको बना लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो पुंकेसर होता है उसके भाग की बात करें, पुंकेसर में क्या क्या होता है और स्त्री केसर, क्योंकि वो मुख्य भाग हैं, हमें मुख्य भाग के बारे में पढ़ना है अच्छे से, है ना, तो उसको हम देखते हैं। अब कुछ ना करें, रिवीजन करते रहिए और अच्छे से जो है 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। बस साथ साथ चलते रहिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको पसंद आए, है ना, नहीं तो कोई बात ही नहीं भाई, कर इसके अलावा क्या कर सकते हैं। अगर आप साथ देंगे तो हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं, तो लगातार बने रहिएगा, क्योंकि टारगेट हमारा अच्छा है और समय भी अभी हमारे पास है और मौसम ठंडा होने लगा, तो जो है रजाई के अंदर लेट कर मत सोना। तो अब क्या करते हैं, हमें पुंकेसर जो है पुरुष की जो पुष्प की जो नर जननांग संरचना है उसके बारे में देखेंगे कि पुष्प की नर जननांग संरचना, है ना। तो ये जानना जरूरी है कि जो पुरुष का जो नर जननांग है उसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। और ये पुंकेसर कैसा होता है, और अगर हम देखें तो पुंकेसर जो है ऐसे होता है, ऐसे, है ना, ऐसे जो है आपको दिखाई देगा। जब ये गुड़हल वगैरह तोड़ेंगे तो गुड़हल का फूल, तो आपको ऐसी संरचना उसमें दिखाई देगी। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसे क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं, यानी फिलामेंट बोलते हैं, तंतु, फिलामेंट बोलते हैं, तंतु बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और ये वाला हिस्सा क्या होता है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो पुष्प होता है, पुष्प का जो मुख्य भाग होता है उसके समीपस्थ होता है, बहुत समीपस्थ होता है, सॉरी समीप होता है। और ये क्या हो, ये वाला हिस्सा क्या होता है, दूरस्थ होता है, ये दूरस्थ होता है। पुष्प के ये वाला हिस्सा जो तंतु है, तंतु का नीचे वाला हिस्सा जो पुष्प के समीप होता है, और ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, पुष्प के दूर होता है। अब इसे क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, परागकोश होता है, जिसे एंथर बोलते हैं। ये क्या होता है, परागकोश, जिसे हम इंग्लिश में एंथर बोलते हैं,
एंथर मतलब इसमें बहुत सारे जो है क्या होते हैं, पराग कण जो है भरे हुए होते हैं इसमें, और यही पराग कण क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, है ना। यही पराग कोश से निकलने वाले जो पराग कण होते हैं ये पॉलिनेट करते हैं। अब क्या करते हैं कि पुंकेसर की जब संरचना देखते हैं तो इसकी जो अनुप्रस्थ काट काटते हैं, है ना, अनुप्रस्थ काट मतलब कि ऐसे काटा जाए, तो हम ऐसे जब मनुष्य को काटेंगे तो जो है झांक कर देखें कि क्या क्या दिख रहा है उसमें, समझ रहे हो। और अगर यहाँ से उड़ा दिया जाए फिर जो है खोल के देखा जाए कि फूड पाइप कौन सी जा रही, कहाँ बड़ी आंत है, कहाँ छोटी आंत है, कहाँ लीवर है, कहाँ वो धड़कने वाला दिल है जो दूसरे के लिए धड़कता रहता है ना, टूट भी जाता है कभी कभी किसी के लिए। और उसके नीचे जब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिखाई देगा झांक कर इसे देखें। तो अगर ऐसे काटेंगे तो वो अनुप्रस्थ काट होती है। तो वैसे ही जब भी हम इस पराग कोश को जो क्या करते हैं अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो उसकी संरचना कैसी दिखती है ये हम देखेंगे इसमें, है ना। तो उसकी संरचना कैसी दिखती है, तो आपको जो है ऐसे जो है बनाएंगे, और ऐसे बनाने के बाद जो है क्या होता है कि 4 हिस्से जो है आपको ऐसे 4 हिस्से आपको जो है दिखाई देते हैं जब भी इसकी अनुप्रस्थ काट हम काटेंगे, है ना। यहाँ से जो है 2 हिस्से ये हो गए और 2 हिस्से ये हो गए, 4 हिस्से 1 2 3 4 हिस्से पूरे जो है आपको दिखाई देंगे। अब इसमें जो है आप जब काटेंगे इसको तो ऐसे अब कुछ आपको दिखाई देगा, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। अब ये क्या है कि इसे क्या बोलते हैं, ये जो है लघु बीजाणुधानी होते हैं। क्या होते हैं, ये लघु बीजाणुधानी होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं, आप जोड़ देना इनको, है ना। इन्हें क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, लघु बीजाणुधानी होते हैं। हमने क्या कहा था, जो नर युग्मक का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु बोलते हैं। और यही क्या होते हैं, लघु बीजाणुधानी। और इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे जो है पराग कण जो है भरे होते हैं। क्या होते हैं, पराग कण जो है इसमें भरे होते हैं, इसमें सब में, है ना। इसमें क्या होते हैं, पराग कण भरे हुए होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु, क्योंकि ये नर भाग होते हैं, पुंकेसर की बात कर रहे हैं, ये जो है क्या होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं। और इसके बाद जो है इसमें बहुत सारी जो है लेयर भी होती हैं, है ना। ये इन परतों को भी हम आगे देखेंगे, इन परतों को क्या बोलते हैं, सभी के ऊपर जो है प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर जो है परतें होती हैं, इन परतों को क्या बोलते हैं वो भी हम आगे आने वाले जब परागकण पढ़ेंगे, या लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी जब पढ़ेंगे उसमें हम इन लेयर की भी बात करेंगे। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें जब भी ये किस टाइप के होते हैं, तो 2n टाइप के होते हैं, है ना, 2n, है ना। इसमें जो इनका जो संरचना होती है वो 2n टाइप की होती है, क्योंकि जरूरी है इनके परागण करने के लिए या निषेचन करने के लिए 2 युग्मकों की आवश्यकता होती है। अब इसमें जो है क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं, लघु बीजाणु क्या करते हैं, ये लघु बीजाणु जो है परागकण निकलते हैं, लघु बीजाणु जो परागण होते हैं, परागकण होते हैं, ये परागकण जो है निकलते हैं, और निकलने के बाद जो है क्या करते हैं, परागण करते हैं, और परागण करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि निषेचन होता है, परागण होता है, उसका निषेचन होता है, निषेचन के बाद जो है युग्मक का निर्माण होता है ना, युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण के बाद जो है एक क्या बनता है, पुष्प, फ्लावर बनता है, और फ्लावर बनने के बाद जो है फल का निर्माण हो जाता है, फ्रूट का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जो है ये पूरी प्रक्रिया जो है ऐसे चलती रहती है। अब इसमें इस जो पुष्प की जो पुंकेसर भाग होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, संयोजी ऊतक जो है पाए जाते हैं। क्या, कौन से ऊतक पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक जो है पाए जाते हैं। कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। यहाँ पर बना हुआ होता है जो पूरा जो है ये फिलामेंट वगैरह जो होता है, तंतु जिसे बोलते हैं, ये पूरी संरचना जो है ऐसे बनी होती है। तो हमने क्या कहा कि जो पुंकेसर है, पुंकेसर की जब अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो उसकी संरचना ऐसी कुछ हमको दिखाई देती है, और उस संरचना में जो है 4 भाग होते हैं, और जिसमें से ये संरचना को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। इसी बीजाणुधानी के बीच में क्या होते हैं, भरे हुए वो लघु बीजाणु भरे होते हैं जिन्हें हम परागकण बोलते हैं।
और इन्हीं का जो है क्या होता है, परागण होता है। ये पराग कणों का ही परागण होता है। वह परागण के बाद जो है क्या होता है, जब मादा युग्मक के ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ क्या होते हैं, निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन क्रिया के बाद जो है आगे एम्ब्रियो बनेगा, युग्मक बनेगा, फिर जो है आगे जो है फ्लावर बनेगा, फिर जो है फ्रूट बनेगा, है ना, पुष्प और फल बनेगा। और इस प्रकार जो है पूरी संरचना चलती रहती है, साइकिल ये चलता ही रहता है। तो ये जो है क्या है, पुष्प की संरचना है, पुष्प के नर भाग की संरचना है। अब क्या देख लेते हैं, पुष्प के मादा भाग की संरचना देख लेते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है, लेकिन लिख लीजिएगा। मैं तो यही कहूँगा नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करना आसान होता है, मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेना जो है कभी कभी कि बार बार आपको ओपन करना पड़ेगा, पता नहीं बैटरी हो या ना हो, है ना, मैसेज आते रहते हैं, शॉर्ट वीडियो हैं, है ना, जहाँ एक चीज़ खोल ले कुछ और खुल जाता है, तो इसलिए जो है आप नोट ही करते रहिए। अब आगे देखते हैं कि पुष्प के जो है मादा भाग की संरचना, पुष्प की मादा जननांग संरचना को देखते हैं। अब जो पुष्प की जो मादा जननांग संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर कहते हैं उसको, स्त्री केसर बोलते हैं। और ये स्त्री केसर जो है 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। कितने भागों से, स्त्री केसर जो है 3 भागों से जो है मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है। और जब भी हम इसकी संरचना बनाते हैं, तो जब संरचना बनाएंगे इसकी, तो कैसे बनती है, तो इसकी संरचना जो है, तिरछा हो गया ज़्यादा, ऐसी कुछ संरचना जो है आपको दिखाई देगी। आप जब भी पुष्प जो है हटाएंगे तो ऐसी संरचना आपको दिखाई देगी। ये स्त्री केसर वाला हिस्सा होता है ना। 3 भाग होते हैं, 3 भाग कौन कौन से, तो ये जो एरिया होता है, जहाँ पर जो है क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, परागकण आकर जो है रुकते हैं, ऊपर वाला हिस्सा परागकण आकर जो है इसी में क्या करते हैं, रुकते हैं, और यहीं से फिर जो है परागण की क्रिया शुरू होती है। तो इस वाले हिस्से को बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यहीं से प्रक्रिया शुरू होती है वर्तिकाग्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। और ये वाला हिस्सा जो होता है क्या होता है, इस हिस्से को बोलते हैं स्टाइल यानी वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टाइल वर्तिका। तो ये 2 हिस्से हो गए, एक क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हैं। और इस हिस्से में आकर क्या होते हैं, परागकण बाहर से क्या करते हैं, आते हैं, और यहीं पर जो है पॉलिनेशन स्टार्ट होता है, परागण होता है, और यहाँ परागकण आते हैं, उसमें रुकते हैं, यहाँ से जो है धीरे धीरे जो है इस स्टाइल के माध्यम से नीचे आते हैं। और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं, ओवरी जिसको बोलते हैं, ओवरी, है ना, अंडाशय होता है। इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। और इसमें क्या होते हैं कि इसमें जो है बीजांड होते हैं, ऐसी संरचना बीजांड की बनी होती है ना, ऐसी संरचना बनी होती है। और इसमें क्या होता है कि ये अंदर वाला हिस्सा, जो बाहर वाला हिस्सा अंडाशय कहलाता है, और अंदर वाला हिस्सा बीजांड कहलाता है, बीजांड। और जिसे क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। तो ये जो अंडाशय वाला हिस्सा है, अंडाशय वाला हिस्सा और बीजांड वाला हिस्सा, तो अंडाशय वाले हिस्से से क्या बनता है, फल बनता है। क्या बनता है, फल बनता है, फ्रूट जिसको बोलते हैं, फ्रूट। यानी बाहर का जो आवरण है, यहाँ पूरी प्रक्रिया जो है क्या बनता है, पूरा फल होता है। लेकिन जो बीजांड है, ओव्यूल जिसको बोलते हैं, यहाँ से क्या बनते हैं, बीजांड से क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। यहाँ बीज का निर्माण होता है, सीड का निर्माण होता है,
सीड का निर्माण होता है। तो दो भाग हमने देखे कि मतलब जो हमने कहा कि स्त्री केसर जो है इसके जो है क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक तो वर्तिकाग्र होता है जिसे स्टिग्मा बोलते हैं, जहाँ से क्या होते हैं, परागकण आकर जो है यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ से पूरी प्रक्रिया जो है शुरू होती है और स्टाइल के माध्यम से जो है बीजांड तक अंडाशय तक जो है पहुँचती है। और अंडाशय के अंदर जो है बीजांड होते हैं। अंडाशय पूरा जो फल का निर्माण करता है और जो बीजांड होते हैं वो जो है सीड का निर्माण करते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि ये मादा युग्मक होता है, आपको पता है कि ये मादा युग्मक है। तो मादा युग्मक क्या होता है कि यहाँ पर जो है आपको कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जो है क्या होता है, आपको अंडकोशिका जो है देखने को मिलती है, अंडकोशिका जहाँ से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, अंडकोशिका। और ये क्या होती है, ये जो है मादा युग्मक बनाती है, मादा युग्मक कहलाती है, मादा युग्मक अंडकोशिका, है ना। तो ये जो है क्या है कि ये जो पुष्प की जो मादा संरचना है उसका क्या है, भाग है। उसके कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। एक वर्तिकाग्र है, एक वर्तिका है और एक अंडाशय वाला हिस्सा है। पूरा अंडाशय बना हुआ है, अंडे के आकार का, ओव्यूल के टाइप अंडाशय के आकार का होता है। अब क्या है कि इस अंडाशय से जो बनता है वो बनता है हमारा फल बनता है, और जो बीजांड से बनता है वो हमारा बीज बनता है। और इसमें जो है अंडकोशिका पाई जाती है जो मादा युग्मक कहलाती है। तो ये चीज़ जो हमने पुष्प की संरचना देखी, पुष्प की संरचना में कि पुष्प क्या है, तो पुष्प कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, तो जितने भी एंजियोस्पर्म हैं, है ना, जो आवृत बीजी पुष्प होते हैं, उन आवृत बीजी पुष्पों में जो है ये सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। और उम्मीद करते हैं ये आपने नोट कर लिया होगा। अब क्या है आपके लिए होमवर्क है कि हमने जो अभी बात की है कि जैसे होमवर्क आपका है तो आप क्या करेंगे, आप इसको जो है जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप इसका आंसर दें, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं आपने आंसर देना है आपको। तो सबसे पहले क्या है, पुमंग किसे कहते हैं, पुमंग किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। अगर क्लास समझ में आई होगी तो आपको जो है ये पता चल गया होगा कि पुमंग किसे कहते हैं। दूसरा कि जो मादा जननांग है, मादा जननांग है, इसके भाग जो हैं, कितने भाग हैं, उनके नाम क्या हैं, मादा जननांग के कितने भाग हैं और उनका जो है नाम क्या है, ये दोनों जो है आपको जो है कमेंट करने, इनके भाग कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, ठीक है। और इसी प्रकार जो है तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पुष्प जो है होता है, एक पुष्प है, पुष्प के आवश्यक भाग कौन कौन से होते हैं, है ना। पुष्प के जो है आवश्यक भाग जो हैं उनका नाम बताना है आपको, इनके आपको नाम बताना है। तो एक पुष्प जैसे है कि हमने अगर रोज ले लिया है तो इस रोज में कितने भाग हैं, उन भागों का नाम क्या है पुष्प के, तो ये आपको जो है बताना है। तो हमने क्या देखा कि हमने जो देखा कि जो पुष्प की संरचना है, इस पुष्प की संरचना में जो है 2 भाग होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। एक जो है नर भाग होता है, मादा भाग होता है। जो नर भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, और जो मादा भाग होता है उसे स्त्री केसर बोलते हैं, है ना, स्त्री केसर बोलते हैं। इन दोनों के बीच भी जब भी क्या होता है, परागण होता है, पुंकेसर स्त्री केसर के बीच जो यहाँ पर युग्मक का निर्माण होता है। और युग्मक का निर्माण होने के बाद जो है आगे जो है फ्लावर और जो है फल का निर्माण होता है, फ्रूट का निर्माण होता है। तो ये सारी क्रिया जो है बेसिक चीज़ें हमने देखी हैं। आगे जब देखेंगे तो आगे और अच्छे से हम तैयार करेंगे, आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आज की क्लास आपकी समझ में आई हो तो आप जो है कमेंट जरूर करिएगा, इनका आंसर जरूर दीजिएगा, कि तभी हमें पता चलेगा कि आप जो है इंटरेस्टेड हैं, आप रिवीजन आपका अच्छा चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, है ना। तो आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और अगली क्लास में मिलते हैं। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। कोई टेंशन नहीं लेना है, ईमानदारी से पढ़ना है। हाँ, बैठ के पढ़ना है, लेट के नहीं पढ़ना है, क्योंकि मौसम सर्दी का है। तो इसलिए मौसम सर्दी का है तो रजाई में नहीं, बैठ के पढ़िए, बेहतर नंबर लेकर आइए। तो क्लास आज की एंड करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।